नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज भारतीय सेना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने सेना दिवस परेड की सलामी ली और सैनिकों को संबोधित किया। वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने अपना संदेश देते हुए कहा कि हम वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। डीआरडीओ और सेना ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल निर्मित की है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। ये पिस्तौल 9 mm की है। उग्रवाद और दहशतगर्द रोधी अभियानों में ये पिस्तौल दमदार साबित होगी। भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्स के साथ $2 करोड़ का करार किया है। ये ड्रोन अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ये ड्रोन दिन रात निगरानी करने और विपरीत मौसम में काम कर सकता है। इसकी आपूर्ति 1 साल के भीतर हो जाएगी। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने दावा किया कि स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करना आसान है। उन्होंने तेजस को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त निर्माण वाले JF-17 विमान से कहीं ज्यादा बेहतर और आधुनिक भी बताया। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के बीच आज सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता निर्णायक साबित हो सकती है। इस वार्ता का फार्मूला लगभग तय है, लेकिन ठोस हल के आसार कम है। किसानों को भविष्य में कानूनों में संशोधन का भरोसा मिल सकता है। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान के सुप्रीम कोर्ट की समिति से अलग होने का प्रदर्शनकारी किसानों ने स्वागत किया है। किसान संगठनों ने कहा है कि हम कोई समिति नहीं चाहते हैं। तीनों कानूनों को रद्द किए जाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की लागत से 50% अधिक मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अन्ना हजारे ने जनवरी के अंत में दिल्ली में भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस आज सभी राज्यों में किसान अधिकार दिवस मना रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजभवनों तक मार्च करेंगे। किसानों के समर्थन में हर प्रांतीय मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए कृषि कानूनों की आलोचना पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों का विरोध करना कांग्रेस का काम बन चुका है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि कृषि सुधार लाया जाएगा, अब वे विरोध कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति की पहली बैठक 19 जनवरी पूसा परिसर में हो सकती है। समिति के सदस्य अनिल धनवट ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर समिति को किसानों से बातचीत करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर जाना पड़ा तो वे वहां जाएंगे। पीएम मोदी ने तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों ने हर पीढ़ी के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने देश भर के युवाओं से कुरल पढ़ने का आग्रह भी किया। उनके विचार और कार्य दर्शाते हैं कि उन्हें कितना ज्ञान था। पीएम मोदी रविवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाले केवड़िया के लिए वाराणसी, दादर, दिल्ली, अहमदाबाद, रीवा और चेन्नई स्टेशनों से 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। LAC से सैनिकों की पूर्व वापसी के लिए भारत राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए चीन के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष सैन्य वार्ता के अगले दौर पर सहमत हुए हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। राम मंदिर निर्माण में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ हो गया है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस महाअभियान में देश के 13 करोड़ परिवारों से 40 लाख कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे। एनजीटी ने गंगा में मिलने वाली नदियों में अनुपचारित सीवेज के गिरने को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने कहा कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल के साथ ही आमी, राप्ती और रोहिणी नदियों के प्रदूषण को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दिए हैं कि वे यूपी अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। शरद पवार को यूपी अध्यक्ष बनाने की मांग उठने के बाद से कांग्रेस असहज महसूस कर रही थी। ऐसे में सोनिया फिर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते रहने को तैयार है। अमेरिकी प्रशासन ने दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम तब तक कार्रवाई करना जारी रखेंगे जब तक बीजिंग दक्षिण चीन सागर में आक्रामक व्यवहार करना बंद नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कट्टर समर्थक सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने वाले वरिष्ठ पार्टी सदस्यों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। इसको लेकर पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 500 से अधिक वकीलों ने चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को पत्र लिखा है, जिसमें अदालत में पहले की तरह सुनवाई शुरू करने की अपील की गई है। वकीलों ने कहा कि सुनवाई का वर्चुअल तरीका फेल और निष्प्रभावी है, लिहाजा पुरानी व्यवस्था तत्काल बहाल की जाए।
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आज सुबह राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में घना कोहरा दर्ज किया गया है। लैंडलाइन से मोबाइल नंबर डायल करते समय आज से 0 लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने में कोई बदलाव नहीं होगा। टेलीकॉम कंपनियों ने उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण से पहले दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें वैक्सीन रोल आउट, खुराक, कोल्ड चेन स्टोरेज समेत तमाम जानकारी शामिल है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अभी वैक्सीन नहीं लगेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति में कुछ समय लग सकता है। टीके की उपलब्धता की समीक्षा के बाद अन्य देशों को टीके दिए जाएंगे। इनमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सेशेल्स और मॉरिशस शामिल है। अमेरिकी सांसद ने कोरोना टीकाकरण के लिए भारत की प्रशंसा की। ब्रेड शर्मन ने कहा है कि ये देखकर अच्छा लगा कि हमारा सहयोगी देश भारत अपने पड़ोसी देशों को कोरोना टीके की आपूर्ति करेगा। भारत ने महामारी से निपटने में दुनिया की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। यूके में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने यूके से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए जारी अपने निर्देशों में संशोधन किया है, जिसके बाद अब 31 जनवरी तक जो भी यात्री यूके से दिल्ली आएंगे उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 5 लाख से पार पहुंच चुका है। इसमें अभी तक 1,51,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,677 मामले सामने आए हैं, जबकि 189 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 9 करोड़ 35 लाख से ज्यादा हो गया है। इसमें अभी तक 20 लाख 1 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं फ्रांस में स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इसके पहले 10 लाख बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से राजनीतिक उठापटक जारी है। सूत्रों ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी की बेहद करीबी रही टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय उनका साथ छोड़ सकती हैं। शताब्दी रॉय के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे से प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशियों ने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा। उद्धव सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार ने धनंजय मुंडे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब प्यार किया तो डरना क्या। सत्तार ने कहा कि मुंडे ने खुद ही स्वीकार किया कि शिकायत करने वाली महिला की बहन के साथ उनके प्रेम संबंध हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजभवन की खामोशी हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के लोगों के जान माल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अपराधियों के खौफ के चलते प्रदेश में डर का माहौल है। दिल्ली की तीनों नगर निगमों के कर्मचारी आज सिविक सेंटर से मुख्यमंत्री के घर तक विरोध मार्च निकालेंगे। उनकी मांग है कि उनका बकाया वेतन जारी किया जाए। कर्मचारी संघ के संयोजक ने बताया कि एमसीडी के कर्मचारी टीकाकरण के लिए लगाई गई ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दिल्ली सरकार 938 करोड़ रुपए देगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि नगर निगम कंगाल हो गए हैं। वे कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं है। उनके बैंक खातों में क्रमशः 12 करोड़ और 99 लाख रुपए हैं। उन्हें दिल्ली सरकार को 6,276 करोड़ रुपए का ऋण चुकाना है। भाजपा बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 41 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। सभी टीएमसी छोड़ भाजपा में आना चाहते हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं, इस पर विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने 11 किस्मों की नई फसलें जारी की हैं। ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम हैं। इनमें 6 प्रकार की कृषि और 4 बागवानी फसल शामिल हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय पिछले 100 सालों में 854 नई फसलों की किस्में जारी कर चुका है। केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शैलजा कोविड-19 को रोकने में विफल रही हैं। महामारी को रोकने के बजाय वे फैशन पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर जगह पाने में व्यस्त रही हैं। भारत और ओमान ने अपने संबंधों की समीक्षा की। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को दोबारा गति देने का संकल्प लिया। बैठक में भारत की अगुवाई विदेश मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ओमान के अवर सचिव से मुलाकात की। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। अधिकारियों ने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार की हिंसा हुई थी वो अस्वीकार्य है। इस बार ऐसा नहीं होगा।
महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को राष्ट्रमंडल युवा नवोन्मेष समिति का सदस्य नामित किया गया है। 2 वर्ष का उनका कार्यकाल 14 जनवरी से शुरू हो गया है। चतुर्वेदी शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसकी शुरुआत 2017 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने की थी। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव की घोषणा से पहले ही टीएमसी हर मोर्चे पर हार मान चुकी है। टीएमसी अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए उसके नेता दूसरे दलों से मदद मांग रहे हैं। जेएनयू को दोबारा खोले जाने का 5वां चरण आज से शुरू हो गया है। 6वां चरण 1 फरवरी से शुरू होगा, जिसके तहत पीएचडी, एमएससी और एमसीए के चतुर्थ वर्ष के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शोध के छात्र प्रयोगशाला जा सकेंगे। भाजपा नेता शोभन चटर्जी ने टीएमसी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। चटर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में धनबल का प्रयोग न करती तो भाजपा 25 सीटें जीत सकती थी। बता दें कि भाजपा ने बंगाल चुनाव में 18 सीटें जीती थी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि 2023 के चुनाव के बाद सत्ता की डोर भाजपा के हाथ में होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्यशैली से खुद कांग्रेस के लोगों में भारी निराशा है। 50 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अभी और खराब होने की संभावना जताई है। अत्यंत विपरीत होने के चलते प्रदूषक तत्वों का बिखराव नहीं हो पाया है। 24 घंटे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 429 रहा। ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए स्वरूप की चुनौतियों का सामना करने के लिए लखनऊ का केजीएमयू तैयार हो गया है। संस्थान ने जीन सीक्वेंसिंग के जांच शुरू कर दी है। अब नमूने पुणे में नहीं भेजे जाएंगे। संक्रमित लोगों को अलग वार्ड में भर्ती किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 16 जनवरी को सबसे पहला टीका सफाई कर्मी को लगाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये उनके द्वारा दी गई सेवाओं का सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि टीका किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। नागरिकों को क्रमानुसार इसका लाभ मिलेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला आज से ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 200 रन बना लिए हैं। लाबुशेन 101 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से सिराज ठाकुर और सुंदर ने एक खिलाड़ियों को आउट किया। चोट से जूझ रही टीम इंडिया की गेंदबाजी का भार पूरी तरह से युवा गेंदबाजों के हाथ में है। इसी बीच तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ग्रोइन चोट के बाद मैदान से बाहर चले गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका की पहली पारी सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। वो श्रीलंका से केवल 8 रन पीछे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।